नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रेमचंद्र जी के कहानियों और उपन्यासों यानी कि प्रेमचंद के साहित्यिक कृतियों का परिचय प्राप्त करेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से। आइए देखते हैं बच्चन सिंह ने प्रेमचंद्र की रचनाओं पर किस प्रकार टिप्पणी की है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेमचंद के लेखकीय जीवन का आरंभ उर्दू उपन्यास और कहानी लेखन से हुआ। उनके उर्दू कहानी सोजे संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इस जब्त कहानियों का मिजाज तथा प्रेमचंद्र के इस जब्त कहानियों का जो मिजाज था, उसे ही प्रेमचंद्र के भावी लेखन का स्वरूप उससे हमें पता चलता है। इस संग्रह यानी सोजे वतन के जब्त होने के बाद प्रेमचंद्र जी ने अपना नाम, जो कि उनका नाम था नवाब राय, उसको बदलकर उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद्र रख लिया। गरीब जनता के पक्षधर प्रेमचंद का नवाब राय नाम भी कितना ऊटपटांग और अंतर विरोध पूर्ण था। तो यह एक तरह से सही हुआ कि उन्होंने अपना नाम बदलकर नवाब राय से प्रेमचंद रख लिया। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में हुआ और हिंदी उपन्यासों का अनुवाद उर्दू में। इस तरह से वे हिंदी उर्दू दोनों ही भाषाओं के अन्यतम कथाकार ठहरते हैं। उनका पहला महत्वपूर्ण उपन्यास सेवा सदन उर्दू में बाज़ारे हुस्न नाम से था, जिसका हिंदी अनुवाद है सेवा सदन। कायाकल्प उनका पहला उपन्यास है जिसकी पांडुलिपि हिंदी में मिलती है, यानी हिंदी में रचा गया अगर हम उनका पहला उपन्यास माने तो कायाकल्प। वैसे उनका पहला उपन्यास है सेवा सदन, जो इससे पहले उर्दू में बाज़ारे हुस्न के नाम से प्रकाशित था। हिंदी भाषा के महत्व और व्याप्ति को देखते हुए प्रेमचंद बाद में हिंदी में लिखने लगे। पहले वे उर्दू में लिखा करते थे। सेवा सदन जो उनका उपन्यास है 1918 में आता है और प्रेमचंद ने स्वयं ही इसे हिंदी का बेहतरीन नावल कहा है। इसमें वेश्यावृत्ति को एक समस्या के रूप में लिया गया है। प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यासों में वेश्याओं के प्रति घृणा का भाव प्रदर्शित किया गया है, लेकिन प्रेमचंद इसके लिए उत्तरदायी सामाजिक आर्थिक सूत्रों की खोज करते हैं। वेश्यावृत्ति के लिए जो उत्तरदायी कारण है उसकी खोज करते हैं इस उपन्यास में। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह ही वेश्यावृत्ति की ओर ले जाते हैं। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह ही वेश्यावृत्ति की ओर नहीं ले जाते, बल्कि उपयुक्त शिक्षा का अभाव भी तथा प्रतिकूल परिवेश भी इसके लिए उत्तरदायी है। मध्यम वर्ग की झूठी मर्यादाएं भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। इस मर्यादा को प्रेमचंद निरंतर तोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। पर इस समस्या का जो आर्य समाजी हल प्रेमचंद ने इस उपन्यास में सुझाया है, वह बहुत कारगर नहीं है। सेवा सदन की स्थापना एक स्थूल हल है, यानी इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या का जो हल बताया गया है, जो इसके लिए जो उन्होंने सुझाव दिए हैं, वो एक स्थूल हल है। वेश्याओं को नगर से बाहर बसाना भी एक काम चलाऊ नुस्खा है। फिर भी यह अपने आप में एक बेहतरीन उपन्यास है, क्योंकि इसमें पहली बार वैश्या जीवन की समस्या को उठाया गया है और उसके कारणों पर भी चर्चा की गई है सेवा सदन में। अब आते हैं प्रेमचंद के उपन्यास प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम 1922 में आया। यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। इसमें प्रेमचंद किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। चंपारण, जो कि बिहार में है, चंपारण, अवध और गुजरात आदि में किसान आंदोलन महात्मा गांधी की अगुवाई से चल रहा था। महात्मा गांधी ने संपूर्ण देश में राष्ट्रीय चेतना की जो ज्योति जगाई, वह निरंतर जलती रही। गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह रहा कि सामान्य जनता में इस विश्वास को दृढ़ करना कि वह अंग्रेजी साम्राज्यवाद तथा उसके पोषक जमींदारों, देसी राज्यों, पूंजीपतियों के विरुद्ध लड़ सकती है। यानी आम जनता अंग्रेजों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ लड़ सकती है, खड़ी हो सकती है। यह विश्वास गांधी जी ने जनता में बनाया। गांधी जी की कार्य प्रणाली, जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के प्रति प्रेमचंद में अगाध श्रद्धा थी और जो उनका प्रेमाश्रम उपन्यास है, वह गांधीवाद के प्रभाव में ही लिखा गया है। प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज्य की स्थापना करना इसका ध्येय है इस उपन्यास का। आंशिक रूप से यह उपन्यास जो है बोल्शेविक क्रांति से भी प्रभावित है। बोल्शेविक क्रांति से थोड़ा बहुत यह उपन्यास प्रभावित है। प्रेमाश्रय में
किसान जमींदारों की धौंस, बेगारी, शोषण, अत्याचार के विरुद्ध तन कर खड़े हैं। यहाँ कोई दबैल नहीं है। जब कौड़ी कौड़ी लगान चुकाते हैं तो धौंस क्यों सहे, एक एक के सिर तोड़ कर रख दूंगा, ऐसा इसमें पात्र कहता है। मियाँ हमारी गर्मी 5-5 रुपल्ली के चपरासियों के मान की नहीं। जाओ अपने साहब बहादुर के जूते सीधे करो जो तुम्हारा काम है। हमारी गर्मी के फेर में ना पड़ो, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। यह जो कथन है उपन्यास का एक पात्र बलराज है, जो रूस और बल्गोरिया के किसान मजदूर राज्य की बात करता है। यानी इस उपन्यास में किसानों का एक विद्रोह दिखाया गया है। ठीक है, दमन चक्र में किसान पिस जाते हैं, किंतु अंत में गांधीवादी जमींदार प्रेम शंकर के प्रभाव से लोगों का हृदय परिवर्तन होता है। खूनी डॉक्टर प्रियानाथ, अत्याचारी थानेदार दयाशंकर आदि प्रेमाश्रम की बागवानी करने लगते हैं। यानी ये एक तरह से आदर्शवादी उपन्यास है, जिसमें अंत में सभी जो खल पात्र हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और गांधी दर्शन के प्रभाव से गांव में राम राज्य स्थापित हो जाता है। इस कृत्रिम आदर्शवाद के कारण प्रेमाश्रम का पूर्वार्ध एक उपन्यास हो जाता है और उत्तरार्ध एक दूसरा उपन्यास। यानी इसमें जो है एक तरह का कृत्रिम आदर्शवाद देखने को मिलता है इस उपन्यास में, ऐसा बच्चन सिंह की टिप्पणी है। अब आते हैं रंगभूमि उपन्यास। रंगभूमि उपन्यास 1924 में प्रकाशित हुआ। यह जो है इसमें अंधे सूरदास का, जो कि एक छोटी सी ज़मीन का मालिक है, पूंजीपति जान सेवक से सीधा संघर्ष वर्णित है। फिर भी इसका फलक बनारस से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ है, जिस पर अनेक वर्गों, जातियों और वर्ग संघर्ष और वर्ग सहयोग अंकित है। मूल कथा सूरदास और जान सेवक से ही संबंधित है। जान सेवक एक उद्योगपति है। वह पांडेपुर गांव में सिगरेट का उद्योग बैठाना चाहता है। इसके लिए उसे गांव की एक भूमि की आवश्यकता है। सूरदास ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया है, किंतु जान सेवक के साथ तालुकेदार भगत सिंह भी थे और अंग्रेज हकीम क्लार्क भी। जान सेवक ने किसी तरह जमीन हथिया ली। अब गांव खाली करने की बारी आई। अन्य लोगों ने गांव खाली कर दिया, पर सूरदास अपनी झोपड़ी छोड़ने को तैयार नहीं था। पुलिस बुलाई गई, जनसमुद्र उमड़ पड़ा। पुलिस ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। गोरखा फौज बुलाई गई। सूरदास डरा कि इस बार बहुत से लोग मारे जाएंगे, अतः अन्याय के विरुद्ध उसने अकेले लड़ने का निर्णय लिया। वह भीड़ को संबोधित करते हुए कहता है कि आप लोग मेरी सहायता करने को नहीं आए हैं। हकीमों के मन में, पुलिस के मन में जो हकीमों के मन में, पुलिस के मन में जो दया भाव या दया धर्म का ख्याल आता है, उसे आप लोगों ने जमा होकर क्रोध बना दिया है। मैं हकीमों को दिखा देता कि एक दीन अंधा आदमी एक फौज को कैसे पीछे हटा देता है। मैं धर्म के बल पर लड़ना चाहता था, पर सूरदास क्लार्क की गोली से शहीद हो गया। चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने सामूहिक सत्याग्रह बंद कर दिया, किंतु व्यक्तिगत सत्याग्रह की छूट थी। सूरदास का सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह था। पुलिस और हकीमों के मन में दया धर्म पैदा करने का सिद्धांत कितना खोखला है, इसे सूरदास की मौत से समझा जा सकता है। यानी सूरदास के सत्याग्रह का पुलिसों और हकीमों पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार सूरदास का ये सत्याग्रह खोखला प्रतीत होता है। इसका स्पष्ट संकेत प्रेमाश्रम में मिल चुका था। प्रेमाश्रम उपन्यास में भी इसका स्पष्ट संकेत मिलता है और रंगभूमि उपन्यास में भी हमें ये देखने को मिलता है। सूरदास की मुख्य कथा के साथ साथ विनय सोफिया की एक गौड़ कथा भी इस उपन्यास में चलती है। इस कथा के माध्यम से अंग्रेज साम्राज्यवादियों के अत्याचार, रियासती राजाओं की क्रूरता से पिसती हुई जनता की दयनीय दशा का भी चित्रण हुआ है। सोफिया ईसाई होकर भी हिंदू से प्रेम करती है। प्रेम धर्म के ऊपर होता है। छायावादी कवियों की तरह प्रेमचंद्र ने इसे उपन्यास में भी चित्रित किया है, यानी प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। कर्मभूमि उपन्यास में भी हम देखते हैं तो मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के प्रेम में पड़ती है, तो इसमें
कर्मभूमि उपन्यास में भी मुसलमान लड़की और हिंदू लड़के का प्रेम वर्णित है। छायावादी प्रेमिकाओं की तरह उनमें भी वेदना की कसक और राष्ट्रीयता है, पर उपन्यास की बुनावट में दोनों कथाएं अलग अलग दिखाई देती हैं। महात्मा गांधी जो हैं औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। वे देश की अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग के समर्थक थे। गांधी जी, इसके दो लाभ थे। एक तो बेरोजगारी की समस्या हल होती है कुटीर उद्योग से। दूसरे, उद्योग जन्य जो गंदगी है, आपाधापी है, हुल्लड़बाजी है, वह भी पनपने नहीं पाती है। नए संदर्भों में कुटीर उद्योग पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सूरदास पूर्णतः गांधीवादी था। आवश्यकता है कि गांधी के हिंद स्वराज्य पर नए सिरे से विचार किया जाए और पश्चिम के अंधानुकरण से बचकर अपनी स्वयं की किसानी परंपरा से जुड़ा जाए। तो आज हम लोगों ने बात की प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन, प्रेम आश्रम और रंगभूमि पर, और साथ ही कर्मभूमि पर। तो इसके बाद हम प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों पर भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े रहिए और हिंदी साहित्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।